हेलो बच्चों, आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि ये लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। इस लॉ से ही है कि कोई भी केमिकल कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बना है उसमें कौन कौन से लॉ यूज होते हैं, दैट इज द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी हमको 5 लॉ दिए गए हैं कि वह 5 लॉ के थ्रू हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएं तो वहां पे 5 लॉ पहले फॉलो होता है। उसमें पहला लॉ है और उसी से हम रिएक्शन से आगे धीरे धीरे केमिस्ट्री में यूज करते हैं। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें मास कंजर्व रहना चाहिए। अच्छा, इसको दिया किसने है? इसको देने वाले हैं एंटोनी लेवासियर इन 1789। एंटोनी लेवासियर ने 1789 में लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। अब लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इन्होंने बताया कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड थ्रू एनी रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। टोटल मास जो होता है वो हमारा कंजर्व होता है। इट मींस जैसे यदि ए प्लस बी और ये सी बना। अच्छा, एरो के इस पार्ट अभी आप जब केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे भी कई टर्म यूज होगा, वहां पे धीरे धीरे टर्म सीखते रहेंगे। तो जो एरो के आपके लेफ्ट साइड दैट इज द रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं केमिकल टर्म में रिएक्टेंट, और दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस रिएक्टेंट कंबाइन करके रिएक्ट करके आपका प्रोडक्ट बनाता है। तो यहां पे जो टोटल कैसे है कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इक्वल टू द मास ऑफ सी। मतलब जितना मास ए बी है टोटल मिला के वो सी। यदि टोटल कंज्यूम हो गया, यहां पर ये टोटल कंज्यूम हो गया और ये सी बना दिया, तो टोटल मास वो जो वेट होगा, इसका मास होगा, वह इन दोनों के एडिशन के समेशन के बराबर होगा। यही इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया कि यह कहीं बीच में डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा और इसे कहीं भी हम इसे क्रिएट भी नहीं कर सकते। वो बात की बात है जो आइंस्टीन आए थे तो इक्वल टू mc स्क्वायर से बताए थे कि मास को किस तरीके से हम एनर्जी और एनर्जी को मास में, तो बात की बात है। ये बहुत आपका एंशिएंट केमिस्ट्री है, यहाँ पे भी बाद में बताया जाएगा किस तरीके से इक्वल टू mc स्क्वायर से आइंस्टीन ने बताया था। पर यहाँ क्या है, हमारा इनके अनुसार मास कंजर्व होता है। तो मास कंजर्व है तो क्या है, लॉ ऑफ द मास, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास में कि रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का मास हमारा बराबर होगा। और इसमें यह बराबर है और बीच में कहीं हम इसका ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस इतना ही है। अभी तो बहुत केमिस्ट्री पढ़ना है धीरे धीरे। सेकेंड जो याद रख सके, सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन। इस लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन को दिए हैं जोसेफ फ्रॉस्ट। जोसेफ फ्रॉस्ट ने इसको दिए हैं लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन। इन्होंने कहा क्या, एनी गिवन कंपाउंड हैव एनी गिवन कंपाउंड हैव any given compound of the element has the equal proportion of the by mass।
इक्वल प्रोपोर्शन बाय देयर मास। जैसे यदि कोई भी कंपाउंड हम लेते हैं, वाटर, ये हमने ले लिया आपके घर से वाटर, यहाँ पर लैब का वाटर, रेन वाटर। इस तरीके से हमने जो भी वाटर लिया, इसमें देखेंगे कि जो इसके एलिमेंट के मास है वो प्रोपोर्शन, वो क्या है, डेफिनिट प्रोपोर्शन। कि यहाँ किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट का मास डेफिनिट प्रोपोर्शन में रहेगा, या एलिमेंट हैव द डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब कोई भी कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर जो एलिमेंट है इसके मास एक डेफिनिट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होंगे। चाहे वह कंपाउंड आप अपने घर से लाइए, चाहे वह कंपाउंड लैब से लाइए, या फिर कहीं से भी लाइए। जैसे हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिया, यह रेन वाटर है, और ये आपने लैब से वाटर लिया, और ये घर से लिया। यहाँ पर भी देखेंगे इसके मास में क्या है, 2:16, यहाँ पर भी 2:16, यह भी 2:16। अच्छा, 2 मास हाइड्रोजन का मीन्स 1 हाइड्रोजन के लिए 1 और 2 हाइड्रोजन के लिए 2। 1 ऑक्सीजन दैट इज 16, 2 के लिए 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 16, 2 एंड 16। तो यहाँ पे इसके रेशियो में आ जाएगा 1:8, 1:8, 1:8। ये तीनों में आपका 1:8 रहेगा। मतलब द लॉ ऑफ द डेफिनिट प्रोपोर्शन में जो भी है, यहाँ पे मास डेफिनिट है उसके प्रोपोर्शनलिटी में हर जगह, चाहे वह आप घर से लाइए कंपाउंड, चाहे लैब में बनाइए, चाहे कहीं अन्यत्र बाजार से लाइए, या रेन वाटर है तो वाटर आप रेन से उसे लिए हैं, तो हर जगह उसके एलिमेंट के प्रोपोर्शन, एलिमेंट के जो प्रोपोर्शन है कंबाइन करके आपका प्रोडक्ट बनाया है, कंपाउंड बनाया है, वह डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही मिलेगा। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, यहां पर लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए सिंपल फॉर्म में कहा गया है। सबसे पहले इसको दिए किसने है, डाल्टन in 1803। डाल्टन ने इस टर्म को दिया मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाम से स्पष्ट है, मल्टीपल मतलब मल्टीपल फॉर्म है, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का, 4 का, 1 का, जो भी अब प्रोपोर्शनलिटी है, एक रेशियो है। इन्होंने बताया एनी 2 एलिमेंट कैन कंबाइन to form more than one compound, then one element have the fixed one element combined with the fixed mass of other element are in the ratio of their mass। मतलब कोई भी 2 एलिमेंट कंबाइन करके यदि एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, एक का मास फिक्स्ड रहेगा और एक का मास वो रेशियो में ही बढ़ेगा घटेगा, ऐसा नहीं है कि रैंडमली बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल में हम लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों एलिमेंट से हमने 2 कंपाउंड बनाए, एक आपका वाटर, दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर के मास यहाँ पर है 1 हाइड्रोजन के लिए 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 एंड ऑक्सीजन के लिए 16। यहाँ पर
2 और यह क्या है 32। इसका रेशियो 1:8, यहाँ पे 1:, कितना हो जाएगा 16। अब इसका इसके रेशियो देखते हैं, ये क्या है 8 और 16, 8 और 16 यह दोनों क्या है एक फिक्स रेशियो है, वही है कि यह दो एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then one element had the fixed mass, one element combined with a fixed mass to the other element in a combined with the other element of a fixed ratio of mass are simple ratio। यहाँ पे एक सिंपल रेशियो नहीं हुआ, जैसे 8 16 1:2 नहीं हुआ, रिएक्ट किया है। या इसका अदर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, आता है आपका क्या NO, नाइट्रस जो आता है सबसे अधिक आता है क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, NO2 और N2O5। यहाँ पर यदि हम इसके रेशियो देखें, यहाँ पे किस तरीके से रेशियो है, तो रेशियो में यदि हम इसका लिखते हैं 28 मास है और यह हमारा क्या है 60 है। यह क्या है हमारा 14 कितना है 60, या इसको इसी फॉर्म में लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 28 32 लिख सकते हैं। इसके लिए 28 यह कितना आ जाएगा 48। यहाँ पे इसको हम डबल कर लें रेशियो में, ऐसे है कितना आपका 14:32, इसको डबल कर लें 28:64, यह आपका आ जाएगा 28:80। अब यह हम मान लें कि पूरा आपका फिक्स्ड डेफिनेशन के अनुसार ही देखें, the two element can combine to form the more than one compound, two element can combine with the form of the more than one compound, then one element have the fixed mass react with a fixed mass to the other element in a simple ratio or in the whole number of the ratio। तो ये सिंपल रेशियो में है कि नहीं 16 32 48 64 80, मतलब 16 आप देखेंगे 16 का ही क्या हो गया यहाँ पे 16 30। यह एक सिंपल रेशियो होल नंबर में है 1:2:3:5 4:5, मतलब वो सिंपल रेशियो के ही होल नंबर में वो रिएक्ट करता है। यही आपका मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ द मल्टीपल प्रपोर्शन। आपका फोर्थ लॉ है दैट इज द गैल्यूसैक लॉ। फोर्थ लॉ है आपका गैल्यूसैक लॉ ऑफ gaseous वॉल्यूम, गैल्यूसैक लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। अभी गैल्यूसैक लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम है क्या, इसको गैल्यूसैक ने दिया था इन 1808 में, ठीक। इन्होंने कहा था गैल्यूसैक लॉ में, इन्होंने बताया गैस combined are produced in a chemical reaction at
गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कर लीजिए या सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द रिएक्शन इन ए सिंपल रेशियो ऑफ 1 कंबाइंड विथ ए सिंपल रेशियो ऑफ 1, मतलब जो भी इसमें केमिकल रिएक्शन में गैसियस केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो होगा वो क्या होगा, वो सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम यूज होगा। जैसे आपने भी देखा कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपका वाटर बना, तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आपका रेशियो तो पूरा है, तो यह मतलब ये हम इसको 2 कर दें, 1 कर दें, यहाँ पे 2, तो वह 1 एलिमेंट बनाए या 2 एलिमेंट बनाए, वो जो बनाए तो वह एक रेशियो में, मतलब हमको इसको यदि फिक्स टेम्परेचर पे लिया तो यह 2 वॉल्यूम लेंगे या 1 वॉल्यूम लेंगे, यह हमारा 2 ही वॉल्यूम मिलेगा, यानी कि जोड़ देंगे तो 2 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम दैट इज 3 वॉल्यूम का फॉर्मेशन होना है। ये केमिकल रिएक्शन में बताया गया कि जो भी हम लेंगे इन ए गैसियस रिएक्शन, पहले ध्यान से समझेंगे कि वो क्या कर रहा है, इन गैसियस रिएक्शन ही होनी चाहिए, आप प्रोड्यूस इन ए गैसियस रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर भी बदलना नहीं है कि आधे रिएक्शन में हम कुछ इसका सेम अलग टेम्परेचर प्रेशर ले लें, इसका अलग ले लें, तब नहीं, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंबाइंड आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, इट कंबाइंड विथ ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ये फिक्स्ड रेशियो में है, यह 2:1 के ही रेशियो में कंबाइन करके यहाँ पे 2 वॉल्यूम वाटर का बनाएगा, फिक्स्ड रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, तो यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो में ही वह कंबाइन करके वह इसका जो वाटर का वॉल्यूम बनाएगा, दैट इज द लॉ ऑफ द गैसियस वॉल्यूम। अब आपका लास्ट है फिक्स, न्यूमेरिकल के फंडा से वेरी इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रो लॉ। सिंपल कर लीजिए एवोगैड्रो लॉ। अब इस एवोगैड्रो लॉ को एवोगैड्रो ने ही, साइंटिस्ट एवोगैड्रो थे, इन्होंने ही दिया था। यह है क्या कि एट ए गिवन वॉल्यूम कर लीजिए या इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कोई दो वाला डेफिनेशन है, सुनिए फिर बताते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, बस इतना ही। इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब कोई ए है बॉक्स, बी गैस, दोनों का यदि वॉल्यूम आपका सेम है, ये क्या है, वॉल्यूम दोनों का सेम, सेम वॉल्यूम, टेम्परेचर भी सेम और प्रेशर भी सेम, यह तीनों चीज सेम होगी। इक्वल वॉल्यूम, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर, किसका, इन दोनों के लिए टेम्परेचर जो भी रहेगा दोनों के लिए सेम हो, प्रेशर भी सेम हो और दोनों का वॉल्यूम सेम हो, इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। जनरली वो अक्सर पूछा भी जाता है एवोगैड्रो नंबर होता कितना है, 6.022 × 10⁻23। इसी से हमने स्टार्ट भी किया था पहले वीडियो का कि 6.022 या 23 लाम होता है और 22 × 10⁻23 यह एक मोल के लिए बताया कि यदि यह एक मोल है तब, यानी कि वो हर जगह हो, इन्होंने बताया था यदि कोई भी एक मोल है और
1 मोल। यदि कोई भी एक मोल है तो उसका नंबर ऑफ मालूम, एक मोल मालूम यह हो गया या एक मोल मालूम यह हो गया, तो नंबर ऑफ मालूम सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना होंगे, एक मोल के लिए वह दिए गए हैं। यह थे आपके एवोगैड्रो लॉ। बाकी भी जो भी न्यूमेरिकल में आएंगे वो आप क्या बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसे आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन का घंटी बजाइए, जिससे कि आगे भी प्रमोशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।